प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर में जो सेकेंड यूनिट है उसमें विद्यार्थियों हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री यानी एमाइटोसिस, अर्धसूत्री यानी मियोसिस और समसूत्री यानी माइटोसिस। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। आज हम असूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका विभाजन असल में होता क्या है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, यानी जो कोशिकाएं हैं वो जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। यानी सजीवों का शरीर जो है कोशिकाओं का बना होता है और कोई भी कार्य जो होता है वह सबसे पहले कोशिका में संपन्न होता है। यानी कोई भी प्रकारात्मक फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है अगर जीवों की तो वह कोशिका है। एक बात हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव में पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहले जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी बच्चों, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। और यह निर्माण किस घटना के द्वारा होगा? कोशिका विभाजन के द्वारा होगा, सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल में विभाजन द्वारा संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति को कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न कहते हैं। यानी जनक कोशिका, पेरेंट कोशिका, मातृ कोशिका, मदर सेल, उसमें विभाजन होगा और उस विभाजन से जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। अर्थात कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण ही कोशिका विभाजन कहलाता है। विद्यार्थियों, चाहे एक कोशिकीय जीव हो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया या बहुकोशिकीय सामान्य पादप हो, जीव जंतु हो, सभी में अलग अलग प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाएगा और विभिन्न तरीक़ों से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे हम लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो लैंगिक जनन में एक अंड यानी मादा युग्मक और शुक्राणु यानी नर युग्मक निषेचन के द्वारा अंड का निर्माण करेंगे, उससे भ्रूण बनेगा और इस भ्रूण में फिर विभाजन होंगे जिससे संतति कोशिकाओं में बार बार विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में हम अर्धसूत्री विभाजन भी देखते हैं, समसूत्री विभाजन भी देखते हैं, है ना। एक और बात यहाँ पे अपन करना चाहेंगे कोशिका विभाजन के बारे में कि प्रत्येक विभाजन से प्राप्त कोशिका में क्रोमोसोम के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाओं के 2 मूलभूत बड़े भाग होते हैं, एक तो केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होगा विद्यार्थियों, उसको कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन साइटो यहाँ पर कोशिका द्रव से लिया गया है, काइनेसिस का मतलब विभाजन होता है। और जो केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य में विभाजन होगा, उसको कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक द्रव्य विभाजन कहेंगे। तो हमेशा याद रखना केरियन केंद्रक से लिया गया है, तो कैरियोकाइनेसिस केंद्रक में विभाजन और कोशिका द्रव में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। विद्यार्थियों, अतः कोशिका में क्रोमोसोम व कोशिका द्रव के विभाजन द्वारा जनक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये समसूत्री विभाजन की बात है। अर्धसूत्री विभाजन में हम जानते हैं कि 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, है ना। तो पादप चाहे जंतु, उनमें अंगों के निर्माण में या क्षतिग्रस्त अंग या ऊतकों की मरम्मत में या उनके प्रतिस्थापन में कोशिका विभाजन एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे कि कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन विद्यार्थियों 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। हम आज अध्ययन करेंगे असूत्री विभाजन।
एमाइटोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, असूत्री विभाजन की खोज रॉबर्ट रिमेक ने चूजे की भ्रूण की आरबीसी कोशिकाओं में की थी। तो एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन की खोज रॉबर्ट रिमेक ने की थी। असूत्री विभाजन में तर्कु व प्रारूपी गुणसूत्र के बिना ही केंद्रकाभ का विभाजन होता है, यानी इसमें गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होता, या उनमें पाए जाने वाली तर्कु जो है उनमें भी विभाजन नहीं होता। हमेशा याद रखना, गुणसूत्र हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, कोशिका विभाजन के दौरान निर्मित होते हैं और फिर उनमें विभाजन होता है, जिससे जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बनने वाली कोशिकाओं में समान मात्रा में चला जाता है। लेकिन असूत्री विभाजन में सूत्र यहाँ पर गुणसूत्रों को रेफर करता है। सूत्र का मतलब गुणसूत्र है, यानी जिसमें गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हो। असूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होता है। सीधे केंद्रकाभ यानी जो न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, केंद्रक के समकक्ष जो संरचना है उसमें विभाजन होता है। कोशिकाओं में गोलाकार केंद्रक संकीर्णन विधि से लंबा होकर डंबल के आकार का होकर और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तत्पश्चात माध्यमिक भाग में दबाव बढ़ने से केंद्रक 2 भाग अलग अलग हो जाते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का गुणसूत्रों में विभाजन नहीं पाया जाएगा। असूत्री विभाजन में देखिए इस प्रकार से, ये एक कोशिका है ना, इसमें यहाँ पे ये दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, यहाँ और यहाँ। किसी प्रकार के गुणसूत्र जैसी संरचना हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जब दबाव बनता है दोनों तरफ और कुछ समय पश्चात ये यहाँ से अलग हो जाएंगी और दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। तो ये कैसा विभाजन है विद्यार्थियों? असूत्री विभाजन है, एमाइटोसिस विभाजन है, जिसमें गुणसूत्रों में किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता। बात आती है असूत्री विभाजन अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, मरम्मत में होता है। वह संततीकरण प्रीप्रट्यूशन के लिए आवश्यक है। जब यह क्रिया चल रही होती है तब कोशिका द्रव भी विभाजित होकर 2 अर्धांशों में बढ़ जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ दोनों पुत्री कोशिकाओं में बराबर मात्रा में विभाजित नहीं होता। इस प्रकार का विभाजन केवल निम्न श्रेणी के पौधों में मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि दोनों पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमेटिन यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है वह बराबर मात्रा में विभाजित नहीं होता है, इसे क्योंकि गुणसूत्र तो बन ही नहीं रहे, इसलिए जो आनुवांशिक पदार्थ है वो बराबर मात्रा में विभाजित नहीं होता। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ मात्रा इसमें या कुछ मात्रा इस कोशिका में अधिक या कम हो सकती है। असूत्री विभाजन में बराबर मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ या क्रोमेटिन विभक्त नहीं होता है। और यह जो निम्न श्रेणी के पादप हैं जैसे शैवाल है, कवक है, यीस्ट है या प्रोटोजोआ, उच्च श्रेणी के पौधों में एमाइटोसिस नहीं पाया जाता। एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन केवल किन में पाया जाएगा विद्यार्थियों? एमाइटोसिस विभाजन केवल निम्न श्रेणी के पादपों जैसे शैवाल है, कवक है, उनमें ही पाया जाएगा। उच्च श्रेणी के पादप या जो जंतु होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। अब बात आती है असूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। ये जिस प्रकार से संपन्न होगा उसके आधार पर ही असूत्री विभाजन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है विखंडन विधि यानी फिजन मेथड और दूसरा है बडिंग मेथड, मुकुलन विधि। विखंडन विधि इस विभाजन में केंद्रक लंबा होकर डंबल के समान होकर अंत में 2 भागों में विभाजित होकर संकुचन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाता है। ये जो विधि है, ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है विखंडन द्वारा। यहाँ पे संकुचन हो रहा है दोनों का, है ना। तो इसके द्वारा जो असूत्री विभाजन होगा बच्चों, वो विखंडन विधि द्वारा होगा। जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा में विखंडन विधि द्वारा असूत्री विभाजन होता है। देखिए इस प्रकार से, ये मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ये केंद्रक है। सबसे पहले केंद्रक में दबाव पड़ा और ये डंबलाकार हो गया, और ज़्यादा डंबलाकार हुआ
और फिर 2 केंद्रक पहले बनेंगे और केंद्रक, दोनों केंद्रकों के चारों तरफ फिर कोशिका द्रव निर्मित हो गया। तो ये 2 डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं निर्मित हो गई। दूसरे प्रकार का है मुकुलन विधि। मुकुलन का मतलब होता है किसी कोशिका में जब एक अतिवृद्धि का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से ये एक अतिवृद्धि बन रही है जिसे मुकुल या बड कहते हैं, और मुकुल या बड का बनना मुकुलन या बडिंग कहलाता है। यह एक अतिवृद्धि या मुकुल बन जाती है। इसमें केंद्रक चला जाता है और फिर धीरे ये यहाँ से अलग होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। मुकुलन विधि के द्वारा विद्यार्थियों यीस्ट में असूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिका पर एक या अधिक अतिवृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। केंद्रक असूत्री विभाजन के पश्चात पुत्री केंद्रक इन अतिवृद्धियों में स्थानांतरित हो जाता है। तत्पश्चात यह मातृ कोशिका से अलग होकर एक नया पादप बनाता है। यह विभाजन कवक जैसे यीस्ट में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि असूत्री विभाजन में कहीं भी गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हो रहा है और जो आनुवांशिक पदार्थ है वह बराबर मात्रा में कोशिकाओं में विभक्त नहीं हो रहा है। अगले वीडियो में हम समसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।